हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका तनु पाठशाला में। मैं मानव सर आज क्लास 9th में चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। मैंने आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ जो है, इस चैप्टर को मैंने काफ़ी डिटेल और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको सरल भाषा में समझा दिया था। अब इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग इसी वीडियो में उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से मिलने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें कणों के बीच पर्याप्त बल देखा जाता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के बीच जो होता है हमारा पर्याप्त बल देखा जाता है। तो बाबू वो किस में देखा जाता है? ठोस में, यानी ठोस पदार्थ के अंदर जो है पर्याप्त यानी बल देखा जाता है। कौन सा बल देखा जाता है? आकर्षण बल देखा जाता है। और सबसे अधिक किसमें? ठोस पदार्थ में सबसे अधिक आकर्षण बल देखा जाता है। और सबसे कम देखा जाता है किसमें? गैसीय पदार्थ में। और ठोस के मुकाबले कम आकर्षण बल किसमें देखा जाता है? द्रव्य पदार्थ में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आकर्षण बल के कारण पदार्थ की कौन सी विशेषताएं होती है। आकर्षण बल के कारण पदार्थ की कौन सी विशेषताएं होती है? आकार, आयतन, कठोरता। यानी आकर्षण बल के कारण पदार्थ में कौन सा आकर्षण बल सभी में देखा जाता है। सबसे ज्यादा अधिकतम आकर्षण बल किस में देखा जाता है? हमारा ठोस पदार्थ में। सबसे कम हमारा गैसीय पदार्थ में। तो आकार, आयतन और कठोरता ये लगभग ये क्या है? विशेषता नहीं होगी बाबू, ये कारण हो गया हमारा। यानी विशेषता क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आकर्षण बल के कारण पदार्थ की कौन सी विशेषता होती है? तो घनत्व का, है ना। विशेषता क्या हो जाएगा? घनत्व का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कणों के बीच सॉरी कणों के बीच की दूरी अवस्था, कणों के बीच क्या कह रहा है क्वेश्चन? कणों के बीच की दूरी किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? ठोस में होता है, द्रव्य में होता है, गैस में होता है, क्या सभी में समान होता है? तो बाबू सब कणों के बीच में सबसे अधिकतम दूरी हमारा गैसीय पदार्थ में होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठोस पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या है। अब ठोस जो पदार्थ होता है उसका मुख्य विशेषता क्या है? निश्चित आकार और निश्चित आयतन, केवल निश्चित आयतन, कोई आकार नहीं, या संपीड्यता। तो बाबू आपको पता है ठोस पदार्थ में क्या होता है? निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। यानी ठोस पदार्थ जो होता है इसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन द्रव्य पदार्थ की अगर हम बात करें तो उसका सिर्फ आयतन निश्चित होता है द्रव्य पदार्थ में, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जिस आकार में ढालो वो उस आकार में ढल जाती है। चलिए अब क्या है? द्रव्य का घनत्व किसके कारण कम होता है? अब द्रव्य का घनत्व जो है किसके कारण कम होता है? कणों के बीच अधिकतम स्थान के कारण, कम आकर्षण बल के कारण, अधिकतम कठोरता के कारण, या कम प्रवाहीनता यानी लेस फ्लूइडिटी के कारण। तो बाबू याद रखना कि कणों के बीच अधिक स्थान के कारण जो होता है द्रव का घनत्व यानी कम रहता है। कणों के बीच में जो अधिक स्थान होता है इसलिए कारण ठोस के मुकाबले इसमें घनत्व जो होता है क्या होता है? कम रहता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है? वाष्पीकरण यानी हमारा सतह पे जो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण का मतलब जब द्रव्य हमारा भाप में परिवर्तित हो जाता है उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ेगी? सतह क्षेत्र बढ़ाने से, तापमान घटाने से, आर्द्रता बढ़ाने से, या हवा की गति बढ़ाने से? तो बाबू सतह क्षेत्र बढ़ाने से। जब किसी भी सतह का क्षेत्र मतलब जहाँ पे कोई भी सतह पे अगर वाष्पीकरण हो रहा है, अगर उसके क्षेत्र को हम बढ़ा दें तो वाष्पीकरण का दर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। याद समझ में आता क्या? क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण की दर किससे हो जाएगी? सतह क्षेत्र बढ़ाने से। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या था? करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि उबलने का बिंदु क्या है? उबलने का बिंदु क्या है? उबलना मतलब पानी कब उबलता है? पानी जो है ये कब उबलना प्रारंभ करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना प्रारंभ करता है, ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस बन जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है उबलने का बिंदु क्या है? तो जब वाष्प दाब और वातावरणिक दाब, इसको वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब। जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब जब बराबर होता है वही हमारा क्या है?
यानी उबलने का बिंदु है, यानी बॉइलिंग पॉइंट है, जब वाष्प दाब और वातावरणिक दाब बराबर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि गैसों का संपीड़न क्यों संभव है। गैसों को संपीड़न मतलब कंप्रेस कैसे करते हैं, जैसे कोई भी गैस को किसी भी सिलेंडर के अंदर भरा जा सकता है, यानी कंप्रेस किया जा सकता है काफी आसानी से, तो क्यों संभव है। क्या कणों के बीच अधिक अंतराल होने के कारण, निश्चित आकार होने के कारण, उच्च घनत्व होने के कारण, या कम प्रसारण होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कणों के बीच अधिक अंतराल होने के कारण, क्योंकि इसके कण जो होते हैं क्या होते हैं, काफी दूर होते हैं, इसलिए इसे आसानी से क्या किया जाता है, संपीड़न किया जा सकता है, यानी कंप्रेस किया, संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कंप्रेस्ड किया जा सकता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि गलन बिंदु पर क्या होता है। गलन बिंदु पर, गलन बिंदु मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर, गलन बिंदु का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट पर। तो मेल्टिंग पॉइंट पर क्या रहता है, तापमान स्थिर रहता है, तापमान बढ़ता रहता है, द्रव गैस बनता है और ठोस वाष्प बनता है। तो बाबू देखिए गलन बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट पर वहां पे तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है, तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है, और द्रव गैस बनता है, नहीं बाबू, द्रव जो होता है गैस बनता है, ये जरूरी नहीं है। गलन बिंदु पर हमारा तापमान स्थिर रहता है, अब यहाँ से जो होता है हमारा प्रक्रिया चलता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या होगा, पानी बर्फ बनेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा उबलना चालू होगा, ना कि सीधा गैस बन जाएगा, है ना। अब ऊपर से हमारा क्या है कि पानी पर निर्भर करता है कि हम कितने पानी जो है, 1 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, तो 10 लीटर पानी और एक जगह 1 लीटर पानी, तो दोनों को गर्म करने में जो गलनांक जो होगा यानी पूरा उबलने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, लेकिन माना क्या जाता है पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर, मैंने अभी बताया था 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलता है, उबलता है। अब जब इसको जमाना हो, जमता कब है, जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब पूरा बर्फ नहीं बनता है, ये यहाँ से बर्फ बनना शुरू होता है, क्या होता है यहाँ पर, बर्फ बनना शुरू होता है, ठीक है, बर्फ बनना शुरू होता है। तो अगर आपसे पूछे कि गलन बिंदु पर क्या होता है, तो तापमान स्थिर रहता है, मतलब जहाँ पे कोई तापमान वहां पे स्थिर रहता है आराम से, है ना, तो याद रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है। तो हम बताए थे केल्विन स्केल पर मतलब 273.15, 273.15 क्या होता है, केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है, 273 केल्विन होता है, ठीक है, 273 केल्विन होता है। अब बहुत जगह पे इसको 273 केल्विन जो होता है ये लगभग में लिखते हैं, यहाँ पे 210 पर पॉइंट में बोले तो पूरा होता है 273.15, ठीक है, यानी 273.15, और ऐसे में लगभग में 273 लिखते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 273.15 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये अवक्षेपण क्या है। अवक्षेपण मतलब सब्लिमेशन, हम बताए थे ना, जब ठोस जब ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, सीधे, जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लिए थे कपूर, कपूर जो होता है पूजा में कपूर, आपने कभी कपूर को जलाया होगा, तो कपूर जो होता है इसको उष्मा देने पर वो सीधे गैस में बनता है, यानी बीच जो वो मतलब द्रव्य स्थल इसमें नहीं होता है, और गैस को सीधा ठंडा करने पर काफी मात्रा में वो वापस से उसको उसी क्या लिया जा सकता है, उसी अवस्था में लाया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं, ठोस जो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए यानी गैस में परिवर्तित हो जाए, और वाष्प और दाब में बस क्या होता है, थोड़ा अंतर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द्रवों की प्रवाहीनता का कारण क्या है। द्रवों की प्रवाहीनता का कारण क्या होता है। तो द्रवों की प्रवाहीनता का कारण क्या होता है कि कणों का सरकना, कणों का कंपन, अधिक आकर्षण या उच्च घनत्व। उच्च घनत्व नहीं होगा, अधिक आकर्षण नहीं होगा। द्रवों की प्रवाहीनता ना बोल रही है, प्रवाहीनता मतलब क्यों ये इधर जाता है, तो बाबू क्या होता है, कणों का सरकना। हम बताए थे द्रव्य के कण जो होते हैं यानी तरल पदार्थ के जो कण होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं, जिस कारण से पानी जो है, देखते हैं ना, जैसे पानी को अगर हम कहें तो वो कहीं भी चला जाएगा, है ना, वही बात कह रहा है। तो कणों का क्या हो जाएगा, सरकना। 12 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, वाष्पीकरण और उबलने में क्या अंतर है। वाष्पीकरण और उबलने में क्या अंतर है, वाष्पीकरण और उबलने में क्या अंतर है।
बताइए, आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए कि वाष्पीकरण और उबलने में क्या अंतर है। तो बाबू वाष्पीकरण और उबलने में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा, सतह पर पूरे सतह पर वाष्पीकरण जो सतह पर, और उबलना जो पूरे आयतन में होता है। यानी किसी भी बर्तन में, जैसे अगर पानी आप गर्म करने के लिए बैठा रहे हैं, तो बर्तन का जितना आयतन होगा उसमें उस आयतन के अनुसार वो क्या हो जाएगा, पानी हमारा उबलेगा, है ना, उबलना प्रारंभ करेगा। तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण जो सतह पर होता है, सतह जितना बड़ा होगा वाष्पीकरण का दर भी उतना बड़ा होगा, सतह जितना छोटा होगा वाष्पीकरण का दर भी उतना कम होगा। अब इसमें भी ऊष्मा का प्रभाव, अगर अधिक ऊष्मा ऊष्मा अधिक दी जा रही है तो वाष्पीकरण तेज होगा, हवा की गति है तो भी वाष्पीकरण तेज होगा, है ना। तो ये सभी आपको ध्यान रख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गैसों का परासरण क्यों तेज होता है। गैसों का परासरण क्यों तेज होता है, क्योंकि गैस के कण जो होते हैं स्वतंत्र गतिशील होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, गैस के कण जो होते हैं स्वतंत्र गतिशील होते हैं, इसलिए गैस कहीं भी चला जा सकता है। हम बताए थे इसके कण जो होते हैं, इसके कण वो काफी दूर दूर रहते हैं, है ना। गैस के कण जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। दूर होने के कारण इन सभी के बीच में, इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है हमारा, आकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम होता है। आकर्षण बल बहुत कम होता है। आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए गैसों का प्रसरण क्यों तेज होता है, क्योंकि कण जो होते हैं स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। यानी इधर उधर मतलब काफी तेजी से ये क्या करता है, गति करते रहता है कण हमारा, है ना। तो ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्द्रता वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करती है। अब देखिए आर्द्रता का मतलब क्या हो गया, ह्यूमिडिटी, वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करेगा। अगर हवा में नमी ज्यादा पाया जा रहा है तो वाष्पीकरण का दर जो होता है वो कम होता है। अगर हवा में नमी ज्यादा पाया जाएगा यानी आर्द्रता ज्यादा पाया जाएगा, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा पाया जाएगा, तो वाष्पीकरण का दर जो होगा वो कम होगा। यानी क्या करेगा, कम करती है, बढ़ा देती है, वाष्पीकरण का दर को कोई प्रभाव नहीं डालती है, या केवल उबलने को करती है। तो बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि आर्द्रता वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करती है, यानी कम कर देती है वाष्पीकरण को। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना, हवा में अगर नमी पाया गया तो नमी पाया जाने के कारण तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पानी का गैस पे पूरी तरह से वाष्प में बदलना, तो यहाँ पे इसका जो दर होगा ये कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 15 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर पे चलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वाष्पीकरण, यानी वाष्पन की गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट ऑफ वाष्पीकरण, लेटेंट हीट का मतलब क्या बताए थे, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है क्या, वाष्पन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, है ना, गुप्त ऊष्मा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट का मतलब क्या, गुप्त ऊष्मा। तो पूछ रहा है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण मतलब लेटेंट हीट ऑफ वाष्पीकरण यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो बाबू ये क्या है, द्रव का गैस बनने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठोस को द्रव में, या गैस को द्रव में, या फिर केवल तापमान में वृद्धि। तो बाबू लेटेंट हीट ऑफ, हम आपको बताए थे क्या, वाष्पीकरण जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड चीज है, जिसको मतलब ठोस पदार्थ है, इसको हम क्या करें, तापमान बढ़ा रहे हैं। अब यहां से ये क्या करेगा, अपना वापस से द्रव्य में परिवर्तित होगा। अब ये जो द्रव्य में मतलब जब इसको पर्याप्त ऊर्जा मिल जाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। यानी द्रव्य को गैस बनने के लिए आवश्यक ऊष्मा, मतलब जितना ऊष्मा चाहिए इसको बनने के लिए, मतलब द्रव्य ठोस पदार्थ को द्रव्य अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितने आवश्यक ऊष्मा की जरूरत होती है उतना अगर मिल जाएगा, और उसी पॉइंट से जब ये वापस से तरल अवस्था में परिवर्तित होना चालू कर देगा, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको यह हो जाएगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसी को कहेंगे गुप्त ऊष्मा, कहेंगे क्या कहेंगे, गुप्त, गुप्त ऊष्मा, गुप्त उष्मा बोलेंगे, यानी लेटेंट हीट बोलेंगे। समझ में आएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है प्लाज्मा अवस्था क्या है। तो प्लाज्मा टोटल कितनी अवस्थाएं थी, पदार्थ की कितनी अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्था, 5 अवस्था हमने पढ़ा।
पदार्थ की 5 अवस्था। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, बहुत जगह पे द्रव्य या फिर तरल, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, गैस पढ़ा, गैसीय अवस्था। चौथा क्या, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। और पांचवा हमने क्या पढ़ा था, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ये हमारे पदार्थ की 5 अवस्था था। तो प्लाज्मा कितने, मतलब पदार्थ की कौन सी अवस्था, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था हमारी क्या है, हमारा पदार्थ यानी प्लाज्मा अवस्था है पदार्थ की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट क्या है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट जो होता है हमारा, ये होता है अति शीतलता गैस, उच्च ताप गैस, द्रव्य या फिर ठोस। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, अति शीतलता गैस। क्या होता है हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पदार्थ को इतना ठंडा किया गया, जब पदार्थ को इतना ठंडा किया गया, पदार्थ को मतलब अधिक शीतलता किया गया, मतलब किया गया, यानी उसको क्या किया गया, सुपर कूल किया गया। क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड किया गया, सुपर कूल्ड किया गया। तब एक नया अवस्था देखा कि उसके कण जो थे आपस में आकर के जुट गए, तो और एक नई अवस्था का मतलब एक नया गैस बना, मतलब एक नई अवस्था बनी जिसकी नाम क्या था हमारा, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, यानी अति शीतलता गैस। ये कैसी होती है, अति शीतलता गैस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जल का उबलना बिंदु क्यों, पूछ रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का उबलने बिंदु क्यों, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल क्यों उबलता है। हम अभी आपको थोड़ा देर पहले थे कि जब वाष्प दाब, जब हम बोले थे वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब जब दोनों बराबर हो जाए, क्या हो जाए, वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाता है, तभी हमारा क्या, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए पानी जो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देता है, उबलना। तो क्या हो जाएगा, वातावरणिक दाब पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम दाब पर नहीं होगा, उच्च दाब पर नहीं होगा, निर्वात में तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठोसों में कण की गति कैसी होती है। तो ठोस में जो होता है कण बहुत पास पास होता है, ठोस में कण काफी पास होता है, कुछ इस तरह से होता है ठोस का कण, है ना, कुछ इस तरह से। तो इसके बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, ये कण जो होते हैं गति नहीं करते हैं, है ना, गति नहीं करते हैं। तो इसके कण में क्या कैसी गति देखी जाती है, केवल कंपन होता है, सरकना होता है, स्वतंत्र होता है, प्रसारण होते हैं। तो बाबू क्या हो जाएगा, केवल कंपन होता है, यानी वाइब्रेशन होता है, यानी इसके पार्टिकल्स के बीच में, यानी इसके कणों के बीच में सिर्फ हमारा क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि द्रवों का आकार क्यों निश्चित है, द्रवों का आकार निश्चित क्यों है। कणों का ऊपर नीचे सरकना, निश्चित आयतन, उच्च कठोरता या कम प्रासरण। सबसे पहला चीज, कम प्रासरण नहीं होगा, उच्च कठोरता नहीं होगा, निश्चित आयतन नहीं, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आकार क्यों निश्चित नहीं है, क्योंकि कणों का ऊपर नीचे सरकना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि कण जो होते हैं इसका ऊपर नीचे सरकते हैं, इसलिए इसका आकार जो होता है, द्रव का आकार यानी तरल पदार्थ का आकार, ये निश्चित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है गैसों का घनत्व कम क्यों होता है, गैसों का घनत्व जो होता है ये कम क्यों होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं, गैसों का जो घनत्व होता है, गैसों का घनत्व ये कम क्यों होता है, क्योंकि कण बहुत दूर होते हैं
अधिक आकर्षण बल होता है, निश्चित आकार का होता है या संपीड्यता होता है? संपीड्यता नहीं होगा, निश्चित आकार नहीं होगा, अधिक आकर्षण बल नहीं होता है। तो बच गया क्या? ऑप्शन नंबर 8, क्योंकि कण जो होते हैं गैसीय पदार्थ में वो काफी दूर पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, चलिए 23 नंबर है। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 हमारा क्या कह रहा है? 23 हमारा बोल रहा है कि हवा की गति वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करती है? अगर हवा का गति, यानी हवा में अगर गति देखी जाएगी तो वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करेगी? तो क्या वाष्पीकरण बढ़ा देता है, घटा देता है, कोई प्रभाव नहीं डालता, या केवल उबलना होता है? तो बताइए क्या होगा जब हवा में गति, मतलब हवा जब गति हो तो वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करेगा? तो वाष्पीकरण को बढ़ाएगा या घटाएगा? तो वाष्पीकरण को बाबू बढ़ा देगा। हम बोले थे ना, मान लो कि गर्मी का दिन है, ठीक है, मान लो गर्मी का समय है अभी, ठीक है, गर्मी का दिन है, मतलब अच्छा सूरज है, तुम यहाँ पे कपड़ा टांगे हो अपना सुखाने के लिए, ठीक है, जीन्स पैंट शर्ट कुछ भी टांगे हुए हो, ठीक है ना, यहाँ पे जीन्स हो गया, पैंट हो गया, ठीक है, तुम टांगे हुए हो कपड़ा सूखने के लिए। और उसी वक्त अगर हवा में, यहाँ पे वायुमंडल में अगर तुम्हारा क्या नमी देखी जाएगी, नमी देखी जाएगी, तो वाष्पीकरण जो होगा यहाँ पर, जो वाष्पीकरण होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे तेज गति की हवा देखी जाती है, अगर वायुमंडल में तेज गति की हवा, तेज गति की हवा देखी जाएगी, देखी जाएगी, तो वाष्पीकरण जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब कपड़ा हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी सूख जाएगा, है ना? यही चीज आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तापमान स्केल में सेल्सियस का संबंध किससे है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15, केल्विन बराबर सी माइनस 273.15, या केल्विन बराबर सी इंटू 273.15, या फिर समान। तो आपको बताए थे कि जब भी केल्विन निकालना होता है, जब भी हमें केल्विन निकालना होगा तो क्या करेंगे? केल्विन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C प्लस 273.15। अब बहुत जगह पे 273.15 रहे तो भी टिक कर सकते हैं, अगर 15 ना रहा, 273 भी रहा, उसको भी सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संपीड़ितता किसमें अधिक होता है? यानी संपीड़ितता यानी कंप्रेस, मतलब कौन से पदार्थ को हम लोग सबसे अधिक कंप्रेस कर सकते हैं, यानी संपीड़ित यानी दबा सकते हैं? तो गैस को, द्रव्य को, ठोस को, या प्लाज्मा को? तो प्लाज्मा तो उच्च तापमान का गैस होता है, ये नहीं होगा। ठोस को जल्दी हम लोग क्या नहीं दबा सकते, ये भी नहीं होगा। इसको दबा सकते हैं लेकिन द्रव्य पदार्थ में ये ज्यादा नहीं होता। सबसे अधिक किसको कर सकते हैं? गैस को कर सकते हैं। तो याद रखिएगा संवेदना किसके सबसे अधिक होगा? तो गैस हमारा 25 का क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उग्रता, उष्णाग्रता। अच्छा ये बाबू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है शायद, ठीक है, यहाँ पे उष्णाग्रता नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे उष्णाग्रता नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे उष्णाग्रता नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रव्यांक, द्रव्यांक कर दो, ठीक है। तो द्रव्यांक का अपघटन क्या होगा? गलन होगा, वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा, या अवक्षेपण होगा? अब बताओ द्रव्यांक का अपघटन यहाँ पे क्या होगा? द्रव्यांक का अपघटन, द्रव्यांक कब होता है? जब द्रव्यांक मतलब जब किसी भी चीज को पिघलाते हैं यानी उसका गलन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? गलन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? काला वस्तु सफेद से अधिक ऊष्मा क्यों ग्रहण करता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि काला वस्तु जो है वो सफेद वस्तु से ऊष्मा क्यों अधिक ग्रहण करता है? क्यों करता है अधिक ग्रहण? बताओ। काला वस्तु सफेद से अधिक ऊष्मा क्यों ग्रहण करता है? क्या उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है? क्या उसमें परावर्तन कम होता है? उच्च घनत्व होता है, या कम आयतन होता है? तो बाबू कम आयतन ये तो हो ही नहीं सकता है, उच्च घनत्व ये भी नहीं हो सकता है, ऊष्मा का परावर्तन, अब ऊष्मा का परावर्तन हाँ ये तो होता है,
उष्मा का अवशोषण है ये तो होता है, और परावर्तन कम ये भी होता है। तो क्या दो ऑप्शन हमारा सही है? नहीं, पहले देखिए, उष्मा का तो अवशोषण होता ही है, क्योंकि सफेद वस्तुएं यानी काली वस्तुएं सफेद से अधिक उष्मा को क्यों ग्रहण करती है? इसलिए अब गर्मी में काला कपड़ा ज्यादा पहनते हैं? नहीं, क्योंकि गर्मी लगेगा, क्योंकि वो उष्मा को ज्यादा सोखता है। तो सोखने से पहले उसमें परावर्तन, सबसे पहला परावर्तन कम होता है, इसी कारण से वो उष्मा को क्या करती है? अवशोषण करती है, यानी एब्जॉर्ब करती है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में परावर्तन ना दिया हुआ रहे, अगर इसके बदले बदले अपवर्तन दिया हुआ रहे या कुछ और दिया हुआ रहे, तब आप उष्मा का अवशोषण को टिक कर सकते हैं। लेकिन क्यों होता है? पहला कारण है क्योंकि उसमें परावर्तन पहले क्या होता है? परावर्तन कम होता है। परावर्तन कम होने के कारण जो होता है, तब हमारा क्या हो जाएगा? उष्मा का अवशोषण होता है। याद रखिएगा, तब क्या हो जाएगा? उष्मा का अवशोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा पहले क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परावर्तन कम होता है। चलिए, 28 नंबर क्या है? द्रवण बिंदु और हिमांक में क्या अंतर है? द्रवण बिंदु और हिमांक में क्या अंतर है? देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है। द्रवण बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या अंतर है? क्या ये एक ही तापमान पर होता है, भिन्न तापमान पर होता है, केवल द्रव में होता है, या गैस में होता है? बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? इसका आंसर आप कहेंगे सर भिन्न तापमान पर होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा? नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का संदर्भ ये है कि द्रवण बिंदु और हिमांक में अंतर क्या है बाबू? कि दोनों जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कहे तो एक ही तापमान पर, मतलब एक ही तापमान पर क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस के बाद, मतलब तापमान स्थिर हो, इसके बाद जैसे ही उष्मा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा उबलने का प्रोसेस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो हमारा कोई भी चीज उबलना प्रारंभ करेगा। फिर क्या करेंगे? फिर 0 डिग्री से कम करेंगे, मतलब 0 डिग्री पे ना हमारा क्या होता है? बर्फ बनता है, क्योंकि यहाँ से बर्फ बनना प्रारंभ होता है। यहाँ से क्या होता है? बर्फ जो होता है ये बनना प्रारंभ होता है। तो क्या बोलेंगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कारण यही है कि एक ही तापमान पर द्रवण और हिमांक बिंदु क्या होते हैं? एक ही तापमान पर होते हैं। मतलब एक ही तापमान से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ बनेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारा क्या हो जाएगा? बर्फ बनेगा। ये मेरा एक ही तापमान पर कहने का संदर्भ नहीं है। एक ही तापमान का मतलब यानी तापमान इसमें स्थिर रहता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो होगा हमारा बर्फ अपना अवस्था को मतलब द्रव्य जो होगा अपनी अवस्था में परिवर्तन लाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस के बाद तब भी हमारा जो ठोस पदार्थ है उसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा तापमान में परिवर्तन आएगा, मतलब अवस्था में परिवर्तन आएगा, है ना? एक ही तापमान पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं। गैस दाब की इकाई क्या है? तो गैस दाब का इकाई याद रखिएगा बाबू, क्या होता है? पास्कल होता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? पी ए से करते हैं। न्यूटन को एन से करते हैं। किलोग्राम तो जानते ही हैं केजी, और मीटर को एम से करते हैं, है ना? ये सब याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है? परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किस मॉडल के अनुसार? अब मान लो ये परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है, और इसके चारों तरफ, ठीक है, इसको इस तरह से समझाते हैं, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो होता है हमारा घूमता रहता है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो कौन से मॉडल के अनुसार? तो याद रखिएगा बोहर मॉडल के अनुसार। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बोहर मॉडल के अनुसार जो होता है हमारा क्या? परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमते रहते हैं, और यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना। अगर कोई ठोस पदार्थ है और सीधा वाष्प में परिवर्तन हो गया, मतलब ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तन हो गया, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वाधर पातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस कहा जाता है। अगर ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो इसको हमारा क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर पातन बोलते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है वाष्प की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्प की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? जैसे मान लीजिए आपके शरीर में पसीना है, और पसीना जो है वो वाष्प बन गया, तो आपके शरीर को क्या मिला? ठंडक मिला ना? यानी जब पसीना सूख गया, वाष्प हो गया, मतलब द्रव्य जो था वो सूख के भाप बन गया, तो अब जब पसीना शरीर में सूखता है तो क्या? ठंडक महसूस होता है। तो वही पूछ रहा है वाष्प की प्रक्रिया में उत्पन्न क्या होती है? तो ठंडक उत्पन्न होती है। इसलिए गैस जब इसको हम लोग संघनन प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? पानी में यानी द्रव्य में परिवर्तित करते हैं।
द्रव्य में परिवर्तित कौन से प्रक्रिया के द्वारा? संघनन प्रक्रिया के द्वारा। मतलब जब द्रव्य पदार्थ गैसीय पदार्थ जब द्रव्य में परिवर्तित हो जाए तब उसको हम उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है? नहीं, देख लेते हैं कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ता है? नहीं बढ़ेगा बाबू, घटेगा। द्रव का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? यानी मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? हमारा घटना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव्य में परिवर्तन हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोले हुए थे। क्या बोले थे अभी हम? कि गैस जो होता है वो सीधे द्रव्य में परिवर्तित हो गया है। तो गैस कब द्रव्य में परिवर्तित होता है? जब इसी प्रक्रिया को हम संघनन प्रक्रिया करते हैं, संघनन प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन ये कब होता है कि गैस जब द्रव में परिवर्तित होता है तो गैस ठंडा होता है, पहले गैस ठंडा होगा तब जा करके वो क्या होगा? फिर द्रव्य में परिवर्तित होता, तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संघनन प्रक्रिया कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ताप जिसमें ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? द्रव्यांक बोलते हैं। द्रव्यांक जिसके अंदर ठोस पदार्थ द्रव्य पदार्थ में हमारा परिवर्तित होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। वह ताप मतलब वो पॉइंट जहां पे हमारा पानी उबलना स्टार्ट होता है उसको क्वथनांक बोलते हैं, है ना? चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पदार्थ के कण एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। सॉरी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। तो एक साथ यानी पदार्थ के बीच में जो यानी पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं और ये जो कण एक दूसरे को बांध कर रखते हैं तो इसके बीच में क्या होता है? अंतरा आणविक बल, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी इनके बीच में अंतरा आणविक बल देखा जाता है। इसी के कारण उसके कण जो होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को बांध के रखते हैं। और सबसे अधिक किस में होता है अंतरा आणविक बल? तो ठोस में। और सबसे कम किस में होता है? तो गैस में, है ना? और इसके बीच में जो रिक्त स्थान बचेगा तब हम कहेंगे अंतरा आणविक स्थान कहेंगे, है ना? पदार्थ के भी एक साथ यानी पदार्थ के कणों के बीच जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? खाली स्थान बचता है तब हम कहेंगे कि अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। ऐसा वह प्रक्रिया जिसमें इत्र मतलब कोई भी सेंट, परफ्यूम, मान लीजिए कोई भी परफ्यूम, जैसे आपकी मम्मी घर में खाना बनाई तो खाना जो बनाई तो उससे जो खाना का भाप निकलता है वो पूरे घर में फैल जाता है। गरम गरम वाष्पन के कारण गरम गरम जब मम्मी खाना बनाती है तो खाना का महक कैसे खुशबू पूरा रूम में चला जाता है। तो वही कह रहा है कि जो खुशबू जो गंध होगा वायु के चारों ओर फैल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे विसरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संघनन नहीं होगा, मेल्टिंग भी नहीं होगा, इवेपोरेशन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो क्या है? हमारा विसरण हो जाएगा, है ना? अब क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्यों? बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर क्यों तैरता है? क्योंकि यह जल से भारी होता है। अगर जल से भारी होता तो वो नीचे चला जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है। तो ये तो पहला नंबर क्वेश्चन होगा ही नहीं। कह रहा है बर्फ और जल का घनत्व समान है। नहीं, ये भी नहीं है, घनत्व दोनों का अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या कह रहा है? बर्फ जल से हल्का होती है। हाँ, बर्फ जो होता है वो जल से हल्का होता है, इसी कारण बर्फ क्या होता है? हमारा पानी के ऊपर तैरने लगता है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन का मान कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ताप है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इसको क्या केल्विन में बदलना है? तो सेल्सियस प्लस केल्विन, तो 100 प्लस 273.15। तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373.15 केल्विन। अगर ऑप्शन में ये रहे तो ठीक, अगर 373 रहे तो भी ठीक। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे है? 373.15, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। ठीक है ना?
तो सेल्सियस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है केल्विन निकालने का? सेल्सियस प्लस केल्विन, है ना। केल्विन कैसे निकालेंगे? अगर दिया हुआ है सेल्सियस दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे? सेल्सियस प्लस केल्विन कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, इसीलिए सेल्सियस में मान होगा। सेल्सियस में मान क्या होगा? तो घटा देंगे बाबू, सेल्सियस में निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? ताप 373 सेल्सियस में केल्विन है, तो यहाँ पे केल्विन दिया हुआ है 673.15 केल्विन है, हमको सेल्सियस में करना है। तो केल्विन माइनस 273.15, है ना। सेल्सियस में निकालना 273.15, तो क्या हो जाएगा 673.15 माइनस 273.15, तो क्या हो गया 400। तो 400 डिग्री सेल्सियस जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? सौर मंडल में प्लाज्मा, सौर मंडल में जो प्लाज्मा की उपस्थित अवस्था है कि उत्पत्ति का कारण क्या है? कि वो निम्न ताप पर होता है, उच्च दाब पर होता है, उच्च ताप पर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू याद रखिएगा सौर मंडल में जो प्लाज्मा अवस्थाएं होती है ये इस प्लाज्मा अवस्था को उच्चतम तापमान पर क्या किया गया है? खोजा गया है। यह पदार्थ की चौथी ऐसी अवस्था है जो बहुत ही अधिक तापमान पर खोजा गया है, यानी बहुत ही उच्चतम ताप पर इसकी उत्पत्ति होती है। मतलब छोटी मोटी उत्पत्ति ताप पर नहीं, बहुत ही अधिक उच्च ताप पर ही इसकी क्या हो सकती है? उत्पत्ति हो सकती है। अगला क्या है हमारा? अगला हमारा है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? अगर गर्म करेंगे किसी भी पदार्थ, अगर गर्म कर रहे हैं तो गैस क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर जो होता है इसका आयतन उतना बढ़ता जाएगा, है ना। अगर गैस को आप गर्म कीजिए, इसमें और उष्मा दीजिएगा तो उसका आयतन हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। घटता जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, अपरिवर्तित हो रहता है, ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु में मतलब नमी वाले, जैसे हवा में नमी है, आर्द्र वायु है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एयर है ना। आर्द्र वायु मतलब हवा में नमी देखी जा रही है, तो गीला कपड़ा क्या होगा? सूखेगा कैसे? विलंब से, जल्द, या उष्मस के कारण, उमस के कारण, या ठंडक के कारण? तो बाबू विलंब से, है ना। अगर हवा में नमी ज्यादा देखी जाएगी तो वाष्पन का दर जो होगा वो भी कम हो जाएगा, तो इसीलिए कपड़े जो होंगे काफी विलंब से क्या होंगे? सूखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या है? हवादार जगह पर वाष्पन का वेग क्या है? वाष्पन का वेग क्या है? हवादार जगह पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। हवादार जगह पर वाष्पन का वेग मतलब हम बताए थे ना, जैसे कपड़ा आप सूखने के लिए दिए, है ना, लेकिन वहां पे बहुत तेज हवा हो रही है, तो वहां पे वाष्पन जो होगा वो काफी तेजी से होगा, यानी वहां पे वाष्पन जो होगा, यानी कपड़ा जो सूखेगा उसके अंदर से जो वाष्पीकृत मतलब पानी जो होगा वो ऊष्मा के द्वारा यानी गर्मी के द्वारा भाप में परिवर्तित हो जाएगा, जिस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन प्रक्रिया कहते हैं। तो उसमें वाष्पन का दर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज इस चैप्टर्स में हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे थे, ठीक है, उसको हमने कर लिया, जितने भी पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अब इसका सब्जेक्टिव, जिसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है इस सब को भी करवा देंगे। चलिए बच्चों।